नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और रोकथाम। बैंगन की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। प्रदेश के बहुत से किसान खेती बाड़ी के साथ साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं और इससे लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कई बार सही प्रबंधन के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी ही एक समस्या है दुग्ध ज्वर की, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है और समय रहते इसका सही इलाज ना करने पर पशु या तो दूध देना बंद कर देता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप पशुओं को दुग्ध ज्वर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार से। दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। दुग्ध ज्वर हम लोग इंग्लिश में मिल्क फीवर कहते हैं। ये कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में होने वाले, दुधारू गायों में होने वाला एक रोग है। जब गाय बच्चा देने के बाद उसमें दूध का उत्पादन अधिक होने लगता है और जैसे ही बच्चा वो देती है उस समय कोलेस्ट्रम, जो पहला गाढ़ा दूध आता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक आती है, तो उस कैल्शियम कमी हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। कैल्शियम है वो खून में कम हो जाता है और वो उसमें फिर बॉडी से, मांसपेशियों से, हड्डियों से ये खून की कमी को पूरा करता है। जब ये पूरा नहीं हो पाता है तब उसके बाद ये उस मांसपेशियों में, उनमें कमजोरी आ जाती है, हड्डियों में कैल्शियम नहीं रहता है और पशु जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जितना डिमांड है दूध का उत्पादन के लिए, हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में ये ज़्यादा होता है, जिसमें दूध अधिक देती हैं और तुरंत बच्चा देने के 48 घंटे के भीतर में ये हो जाता है। तो उस समय दूध के कैल्शियम के डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है और शरीर से ये कैल्शियम लेता है और मांसपेशियों और खासकर हड्डियों से ये कैल्शियम लेता है, तो उसमें लेकर दूध का उत्पादन करता है। तो इसलिए पूरे शारीरिक रूप से वो दुधारू गाय है वो कमज़ोर हो जाती है और वो बैठ जाती है। उसमें वो लक्षण ये होता है कि वो एक्सटर्नल पूरा छाती के बल पे बैठ जाती है और लास्ट स्टेज में एस शेप्ड जो गर्दन है वो पूरा अपना बॉडी पे ले जाता है और एस शेप का पोस्चर दिखने लगता है। गाय खड़ी नहीं हो पाती है, खड़ा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी होने से मसल्स में जो मांसपेशियां हैं उसमें कमजोरी आ जाती है और वो खड़ा नहीं हो पाता है।
प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। हम लोग जब गाय दूध नहीं दे रही होती है और वो गर्भवती होती है तो लास्ट के 3 महीने में हम लोग उसको कैल्शियम नहीं देते हैं। लेकिन जो किसान भाई कैल्शियम देते हैं उससे क्या होता है कि वो सप्रेस कर देता है बॉडी सिस्टम में और वो दूध का जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए लास्ट के 3 महीनों में हम लोग कैल्शियम नहीं देते हैं और उसके जगह पे हम लोग उनका बॉडी का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो दाना है और हरा चारा है उससे उसके चीज़ को पूरा करते हैं। तो लास्ट के 3 महीने में दुधारू पशुओं को हरा चारा और दाना भरपूर मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि उनके जो शारीरिक कमजोरी न हो और जब दूध वो देना शुरू कर दें तो उस समय कैल्शियम की कमी न हो और कैल्शियम अपना आने समय पर आता रहे, दूध में आता रहे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक बार दुग्ध जवर हो गया, गाय नहीं उठ पा रही है, तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। और ये जैसा मैंने बताया कि 24 से 48 घंटे बच्चा देने के बाद हो जाता है, तो तुरंत उसका उपचार करके कैल्शियम का जो थेरेपी है नस के द्वारा खून के नली में देकर और ओरल फीडिंग मुंह के द्वारा भी देकर चिकित्सक से सलाह लेकर तुरंत उसके कर दीजिए, तो तुरंत जाकर उसका इलाज कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं और कैल्शियम की मात्रा जो पशु चिकित्सक बोलते हैं ओरल के मुंह के द्वारा देने के लिए उसको हमेशा देते रहें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम आरंभ होने को है और अभी किसान कई प्रकार की सब्जियों की खेती इस सीजन में करते हैं। अगर बैगन की बात करें तो अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए बैगन की नर्सरी कैसे तैयार करें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी से। आज हम लोग बात करेंगे बैगन की के नर्सरी किस प्रकार से बनाई जाए और इसकी उन्नत प्रजातियों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। इसकी उन्नत प्रजातियां हैं मुक्ता केसी है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है, राजेंद्र बैगन एक है जो कि बहुत अच्छी प्रजाति है। ये बहुत ज़्यादा उपज देती है किसान भाइयों। और अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी अच्छा रोपण सामग्री कैसे बनाया जाए। किसान कई तरह से नर्सरी डालते हैं। कुछ किसान हैं कि नर्सरी के लिए अच्छा सा उसके लिए बीज सैया तैयार करते हैं। उसके लिए उसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए।
उसमें कंपोस्ट की भी मात्रा होनी चाहिए और उसमें डीएपी पर स्क्वायर मीटर 10 ग्राम किसान को अवश्य देना चाहिए अगर कोई किसान जमीन पर पौधा तैयार कर रहे हैं तो। और अगर जो किसान पौधा प्रोट्रे में तैयार कर रहे हैं उन किसानों के लिए है कि वो मिट्टी की तैयारी करें। एक सामग्री आती है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। कोकोपीट ले लें, एक भाग कोकोपीट ले लें, एक भाग कंपोस्ट ले लें और 3 भाग मिट्टी ले लें। इसका एक मिक्सचर तैयार कर लें ताकि जब प्रोट्रे से आपको पौधा निकालना हो तो आपका पौधा आसानी से निकल जाए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अगर वो बीज सैया लगा दिए हैं, उनका रोपण सामग्री लग गया है और पौधा बढ़ रहा है तो लगाने से पहले हमारे किसान क्या करें कि आप एक दिन निर्धारित दिन से, जिस दिन लगाना है उसके एक दिन पूर्व आपने पटवन किया है, उस पटवन के पानी में एक दिन आप कार्बेंडाजिम मिला दें। कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उस पानी से नर्सरी को ड्रेंच कर दें। नर्सरी अवस्था में भी हमारे किसानों को 5 गुना 5 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करना चाहिए। बीज सैया में डालने से पहले या प्रो ट्रे में डालने से पहले बीज को उपचारित अवश्य करें। किसान भाइयों को उपचार बहुत ज़रूरी है। अगर अभी वो उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो बिचड़ा लगाते समय अवश्य उपचारित करें और बीज जनित बीमारियों का प्रबंधन नर्सरी अवस्था से ही हमारे किसान को करना चाहिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। ड्रेंच करने कहने का मतलब कि उस पानी से पटा दें। कोशिश करें कि नर्सरी को उसी पानी से पटा दें। दूसरे दिन आप क्या करें, इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग करें। इमिडाक्लोरोपिड से जब बिचड़ा का उपचार किया जाता है तो 5 ml 1 लीटर पानी में उपयोग किया जाता है। इसे मिलाकर अगले दिन आप उससे पटवन कर सकते हैं। पटवन कर दें। पटवन करने के उपरांत तब आप अपने बिचड़ा को लगाने का कोशिश करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। केला के बाग अपने राज्य में लगभग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन बागों में कई घातक कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. पांडे।
हमारे किसान भाइयों ने बहुत स्थानों पर देखा है, केले की खेती शुरू की है और केले का अच्छा उत्पादन अगर उन्हें लेना है तो समसामयिक जानकारी में आज किसान भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, केवल कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक विशेष रूप से, एक होता है कीट जिसके कारण जो कंद है और तने दोनों को नुकसान पहुंचता है, जिसको हम ग्रब कहते हैं। उस ग्रब का स्वभाव होता है कि वो कंद को भी नुकसान पहुंचाता है और तने को भी नुकसान पहुंचाता है, तो अंदर सुरंगें बनाता है और जो एक्सक्रीटा होता है वो चूंकि वहीं होता है, उससे सड़न और गलन पैदा होती है। इस तरह से पूरा कंद सड़ने लगते हैं और तने में भी गलाव शुरू हो जाता है, जिससे कि पौधे गिरने लग जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर फल रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फलने के पहले अगर पौधे गिर रहे हैं तब भी नुकसान होगा। तो इन किसी भी अवस्था में फसल को नुकसान इस कीट के द्वारा पहुंचता है। तो कोशिश करें किसान भाई की कृषि क्रियाएं हैं जहां हम कर रहे हैं, पौधे के पास साफ सुथरा रहे, उसके थाले में पानी लगातार ना भरा रहे। फिर पुराने जो कंद हैं उनको भी हटा दें, क्योंकि उनमें पहले से कीट होते हैं, वो फैलते चले जाते हैं। तो साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है ताकि वो वहां पर और मल्टीप्लाई ना हो, नए और कीट पैदा ना करें। और सबसे इसका अच्छा उपाय ये है कि डाइमिथेट 1 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। अच्छा प्रभाव देखने के लिए स्प्रे 12 से 15 दिन बाद पुनः कर दें। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। पनामा विल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। विशेष रूप से पनामा विल्ट के लिए किसान भाई देखेंगे कि पत्तियां इकट्ठी हो जाती, मोटी छोटी सी हो जाती है, गुच्छा बन जाता है और वृद्धि रुक जाती है पौधे की। जब ऐसा होता है तो छोटे छोटे से फल लगते हैं, फलों का आकार भी प्रभावित होता है या फिर फल नहीं लग पाते। इस तरह की स्थिति जब आ जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और जब इसको हमको रोकना है तो उसके लिए तो पहले किसान भाई जो पत्तियां सड़ रही हैं आसपास उनको वहां से हटाएं, समय समय पर निदाई गुड़ाई करें ताकि हवा का प्रवाह मिट्टी में भी हो और समय समय पर पोषक तत्व हैं उनको देते हुए सावधानी रखें और उसके रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम, मैनकोजेब या बाविस्टीन, इनमें से कोई सी भी एक फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका पौधे पर भी छिड़काव करें और सिंचाई देने के पहले ड्रेंचिंग बोलते हैं, जिसको कि मिट्टी में इन फफूंदनाशक को हम दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में हो रहे जो प्रभाव है वो भी कम होता है, इससे नियंत्रण होता है। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए चूंकि यह बैक्टीरिया जनित रोग है, इस पर काफी पौधे की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुक जाती है। इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो नामक दवा है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की, 200 ppm का घोल बना ले, 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मात्रा घोल लें और इसका छिड़काव करें पूरे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर, और यह छिड़काव 10 से 15 दिन बाद पुनः एक बार करें तो इससे बैक्टीरियल ब्लाइट पर काफी हद तक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए किसान भाई अगर जो केले के खेत हैं उनमें ये सावधानी रखते हैं
तो केले के ऊपर प्रतिकूल पड़ने वाला प्रभाव नहीं होगा और इन कीट का और बीमारी का नियंत्रण करके भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं की समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करणपुर जिला मधुबनी के कृषक विनोद कुमार ने। ये फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीएसबी कल्चर के प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में हम अगर खेती में बात करें तो जैव उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो फास्फोरस के लिए डीएपी का बहुतायत में उपयोग करते हैं। और डीएपी जो है जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम विशेष रूप से किसान भाई अपने खेतों पे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होने के कारण हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों से बढ़िया उपज लेने के लिए बाजार में मौजूद रासायनिक खादों का प्रयोग किसान करते हैं, जिसके लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसी कई खादों का प्रयोग होता है। अलग अलग फसलों के लिए इनकी अलग अलग मात्रा होती है। अगर किसान इनसे मिलने वाले तत्वों की पूर्ति किसी और माध्यम से कर लें तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर फसल से भरपूर उपज लिया जा सकता है। आज तमाम तरह से जैविक उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके रासायनिक खादों पर निर्भरता कम किया जा सकता है। पीएसबी कल्चर भी एक ऐसा ही जैविक उर्वरक है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कम लागत में, बहुत ही कम मूल्य में अगर हम ऐसे जैव उर्वरक जिनका के इस्तेमाल कर हम फास्फोरस की उपलब्धता को मिट्टी में बढ़ाएं, हमारी फसलों में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे वो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं पीएसबी। ये एक जवाहर जैव उर्वरक है जो हमारे विश्वविद्यालय के जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है। पीएसबी कल्चर बहुत महंगा नहीं है। पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल के रूप में लेना है तो 294 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। अनुदान के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी। यह कल्चर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है, फिर यह बेकार हो जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की भूमियों में उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जितनी भी हम डीएपी के माध्यम से खाद हमारे खेतों में देते हैं उसमें लगभग 10 से 15% ही हमारी फसलों को उपलब्धता फास्फोरस की हो पाती है। बाकी जितनी फास्फोरस है वो हमारी भूमि के साथ में स्थिर हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होती। अब ऐसे में बात आती है कि हम उसकी उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं। तो इस जो भूमि के साथ में जुड़ी हुई है, भूमि के साथ में चिपकी हुई है, ऐसी फास्फोरस को पौधों को उपलब्धता करना है। उसके लिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी जिसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा में जो अघुलनशील हमारा फास्फोरस है उसको विभिन्न कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन कर घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी खूबी है। इस प्रकार से पीएसबी जो है विभिन्न प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो अनाज की फसल हो, नकदी फसल हो, दलहनी फसल हो, या हमारी उद्यानिकी की फसल हो, या सब्जी वाली फसलें हो, हमारे किसान भाई के अलावा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे जनमानस हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं, छत में खेती करते हैं या छत में हमारे गमलों में भी खेती करते हैं, उसमें भी फास्फोरस की जो उपलब्धता है बढ़ाने के लिए इस जवाहर पीएसबी जैव उर्वरक है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो फास्फोरस से लगभग 30 से 40% तक जो हमारी फास्फोरस जो मिट्टी में स्थिर होती है उसको घुलनशील रूप में बनाकर
पौधों को उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से पौधों की जो बढ़वार है, हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो फफूंद जनित रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे कल्चर का उपयोग कर लेने से अनुसंधान से ये पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अब इसकी प्रयोग की विधि, अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको हमारी भूमि में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के लिए हम बात करते हैं तो इसको मिट्टी के साथ में या अच्छी सड़ी हुई 15-20 किलोग्राम केचुआ खाद ले लें या 15-20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और इसमें हम लगभग 3 किलोग्राम अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पाउडर प्रति जो हम एकड़ की बात करते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर हम तरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 2 लीटर तरल जो हमारा पीएसबी है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट ले लें या बर्मी कंपोस्ट ले लें या हमारी अन्य जो मिट्टी जो अच्छी थोड़ी काली सूखी है उसमें ले लें, और उसको अच्छी तरीके से मिश्रित कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें और रात्रि भर उसको ढक कर उसमें पानी का छिड़काव के साथ रखे रहने दें। अगले दिन उस जो खाद है उसको पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। पीएसबी कल्चर का अगर प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% फास्फोरिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी करने से लाभ मिलता है। यदि पाउडर के रूप में है तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल है तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। हमारे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में उपयोग तैयार किया जाता है उसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।